तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर 2022 और शिफ्ट 4। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना है हमको सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि किसका क्वेश्चन है ये, PQRS का। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, वी हैव बीन, हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या बन रहा है सही, एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, ये बन रहा है। द वी हैव बीन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये नहीं बन रहा। वी हैव बीन दैट आर क्लियरली, ये भी नहीं बन रहा। वी हैव बीन सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, ये भी नहीं बन रहा। तो पहला बन रहा है एकदम सही सही, उसके आगे तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद हमारा सबसे पहला शुरुआत पी आ रही है कि वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन। एबल मतलब सक्षम, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, कुछ पैटर्न, हम कुछ पैटर्न को पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पी सही है। अच्छा, कौन से पैटर्न को, इन के बाद दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू प्रोग्रेशन, पैटर्न्स इन सीवियरिटी, ये भी नहीं बन रहा, यानी कि इसके बाद ना तो आर बन रहा है और ना ही एस बन रहा है। तो वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये सही बन रहा है। तो यानी कि पी के बाद क्यू बिल्कुल सही बन रहा है कि हम सक्षम हैं कुछ ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, किसके अंदर, माइक्रोबायोम के अंदर और इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, कि प्रतिरक्षा, जिनकी प्रतिक्रिया है उनके उसके अंदर, और माइक्रोबायोम। इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षा, जैसे हमारी बॉडी का ना एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब कोई बैक्टीरिया, किसी बीमारी आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया से। अच्छा, क्यू हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी तो नहीं बन रहा, यानी कि इसके बाद एस तो बन नहीं रहा, तो इसके बाद क्या बचा, आर बचा। तो वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन। ऐसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और माइक्रोबायोम जो क्लियरली लिंक्ड हैं, जो स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, किससे, प्रोग्रेशन से। प्रोग्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ की प्रगति, किसी चीज़ का आगे बढ़ना। एंड सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, और ब्रेन इंजरी मतलब हो गई मस्तिष्क की चोट, और सीवियरिटी मतलब हो गया गंभीरता। तो हम ऐसे पैटर्न इम्यून रिस्पॉन्स और माइक्रोबायोम के आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में सक्षम हो चुके हैं, जो कि क्लियरली लिंक्ड हैं प्रोग्रेशन, प्रगति, और गंभीरता, किसकी, ब्रेन इंजरी की, मस्तिष्क की चोट की गंभीरता और उसकी प्रगति से जो सीधे सीधे क्लियरली लिंक्ड है। तो यानी कि पी क्यू के बाद हो गया आर, और आर के बाद हो गया एस। बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो है वो एक सेंसिबल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस हमारे लिंक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू आर एस कौन सा हो गया, ये। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन। इस सेंटेंस के कुछ पार्ट अंडरलाइन है, जैसे ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, और ये अंडरलाइन है, और इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन बताओ इन चारों में से जिसके अंदर एक एरर हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कुलीग्स। क्या गीता को अपने जूनियर, जो उससे कम पोस्ट पे हैं, उन सहकर्मियों के साथ काम करने का ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है। ठीक, अब यहाँ देखिए हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रश्नात्मक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। तो यहाँ ये है हेल्पिंग वर्ब, ये, और ये है सब्जेक्ट, ये इसके पहले आ रही है। इसका मतलब ये पोर्शन बिल्कुल ठीक है। एनी प्रीवियस नॉलेज, कोई पूर्व ज्ञान, यहाँ भी एनी भी ठीक है, यानी कि हैज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कुलीग्स, अब देखिए
यहाँ ये जो ऑफ है ना, ये क्या है, ये है प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये वर्क क्या है, ये वर्क है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्क नहीं होगा, क्या होगा, जेरेंड होगा। यहाँ जेरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, तो वर्क के साथ आईएनजी जुड़ेगा। तो एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कुलीग्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वर्क नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वर्किंग आएगा विद जूनियर कुलीग्स, जूनियर कुलीग्स के साथ। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, वर्क थी, जिसको क्या होना चाहिए था, वर्किंग होना चाहिए था। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, फोर्थ में, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया फोर्थ, ठीक। यहाँ पे जेरेंड यूज होगा, इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑफ एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को समायोजित करना, एकोमोडेट करना मतलब समायोजित करना, समायोजित करना, ठीक। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, बोलते हैं ना इंट्रूडर अलार्म, घुसपैठिया, सॉरी बैठिया नहीं, घुसपैठिया, ठीक। और नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। तो CEMETERY सिमेट्री भी ठीक है, ACCOMMODET ये भी ठीक है, इंट्रूडर INTRUDER ये भी ठीक है, NECC यहाँ गलत हो गया, ठीक है। तो ये डबल एस तो ठीक है, लेकिन यहाँ डबल सी नहीं आता। नेसेसरी की स्पेलिंग क्या है, NECESSARY। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी या क्या होता है, आवश्यक, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है। नेसेसरी की स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं आपको 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप इसमें देखिए कि क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, ठीक है। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। अब ये क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी डैश इंजन, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। मॉन्स्टर का मतलब होता है विशालकाय, ठीक है। ये जो मॉन्स्टर लिखा है ना, ट्रक तो आप समझ ही गए, जो वाहन होता है, ट्रक सामान को ले जाता है। मॉन्स्टर का मतलब होता है विशालकाय। तो ये कह रहे हैं कि जो विशालकाय ट्रक होते हैं उनके अंदर बहुत डैश इंजन लगे होते हैं, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, और वो बिना किसी समस्या के एक ट्रेन का जो कोच होता है, एक ट्रेन का जो डिब्बा होता है, उसको भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि बड़े ट्रक, विशालकाय ट्रक की बात हो रही है, जिसमें बहुत कैसे इंजन लगे होते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभुत्वशाली, ठीक है। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है, जोरदार। इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। और पावरफुल का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। तो एक ऐसे विशालकाय ट्रक की बात कर रहे हैं कि जो बिना किसी समस्या के, विदाउट एनी प्रॉब्लम के, एक ट्रेन के डिब्बे तक को पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो कैसे इंजन होंगे, पावरफुल इंजन होंगे ना। तो यहां क्या आएगा, द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी पावरफुल इंजन, ठीक है। तो शक्तिशाली इंजन होते हैं। तो इसका आंसर भी हो गया फोर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। अच्छा, तो ये 4 सेंटेंस दिए हैं, लगभग सेम सेंटेंस हैं।
इसमें किसी एक वर्ड की या दो वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी। तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं। अवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबॉर्जिनीज इन द कंट्री। हमारी सरकार ने देश में, एबॉर्जिनीज है ना ये, इसका मतलब होता है जैसे एबॉर्जिनीज ऑस्ट्रेलियंस, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऐसे लोग जो बहुत टाइम से रह रहे हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे आदिवासी। ठीक है, तो हमारी सरकार ने देश में आदिवासियों के लिए रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार, एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक। तो हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए अपेक्षाकृत व्यापक सुधार किए हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेलिंग देखें यहाँ पर तो अवर की भी ठीक है, गवर्नमेंट की भी ठीक है, हैज़ लॉन्च्ड भी ठीक है, रिलेटिवली भी ठीक है, एक्सटेंसिव भी ठीक है, सेट ऑफ रिफॉर्म्स भी ठीक है, फॉर भी ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्पेलिंग दी है ना, ये ABORIGINES एबॉर्जिनीज, ये स्पेलिंग सही स्पेलिंग है। आदिवासी इनको बोलते हैं हिंदी में, और या ऐसे लोग जो बहुत पहले टाइम से रह रहे हों किसी जगह पर, किसी कंट्री में। ठीक है, तो ये एबॉर्जिनीज में यहाँ पर आई नहीं है, ये गलत हो गई। यहाँ पर ई दिया है, वाई दिया है, ये गलत हो गई। यहाँ भी वाई दिया है, ये गलत हो गई। स्पेलिंग क्या है? ABORIGINES, तो ये स्पेलिंग सही है। इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस जो खाली जगह है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये चूज करने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कंटिंजेंट मतलब होता है दल। ठीक है, जो दल है वो कामयाब रहा, सक्सेस, मैनेज टू सक्सेसफुली मतलब कामयाब रहा। क्या करने में कामयाब रहा? पार्क द डील। डील मतलब होता है सौदा। ठीक है, सपोज कोई कंपनी के कई लोग, दल के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल रहेंगे क्या करने में? उस डील को, उस सौदे को। पार्क द डील मतलब हो गया पार्क करना, तो डील कभी पार्क, सौदा पार्क थोड़ी ना किया जाता है, जैसे कार पार्क की जाती है। हील द डील, सौदे को हील करना, ठीक करना, ये भी गलत है। कैच द डील, सौदे को पकड़ना, डील को पकड़ना, ये भी गलत है। तो जब आप किसी चीज को सक्सेसफुली, किसी सौदे को पा लेते हैं, तो उसका मतलब होता है क्लोज द डील। ठीक है, जो द कंटिंजेंट मैनेज टू क्लोज द डील सक्सेसफुली। जो दल था उसने सौदे को सफलतापूर्वक क्लोज किया, सफलतापूर्वक उस सौदे को बंद किया। ठीक है, तो क्लोज द डील का मतलब कि सौदे को सफलतापूर्वक बंद करना। बंद करने का मतलब सौदे को साइन करना या सौदे को अपनी तरफ, कंपनी की तरफ लेना। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया इसका आंसर? क्लोज द डील। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमको करेक्ट सिनोनिम लेना है, पर्यायवाची लेना है। फॉर राहुल, राहुल के लिए एवरीथिंग वॉज अ डैश। यहाँ आपकी हेल्प के लिए इन्होंने एक ब्रैकेट में मॉडर्न भी दे रखा है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो फॉर राहुल, राहुल के लिए सब कुछ एक आधुनिक एक्सपीरियंस था। अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, जब तक उसने मैदान में कदम नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। एशियाटिक मतलब होता है एशिया, जो हमारा कंटेंट है, कॉन्टिनेंट, उससे रिलेटेड, एशिया से रिलेटेड।
उसमें कोई एशिया की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ग्लोबल का मतलब हो गया वैश्विक, फ्लैशी मतलब हो गया आकर्षक, और न्यू मतलब हो गया नया। तो यह क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं राहुल के लिए सब कुछ नया अनुभव था जब तक कि उसने फील्ड में कदम नहीं रखा। ठीक है, तो यहां मॉडर्न का मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब है न्यू। ठीक है, राहुल के लिए सब कुछ मॉडर्न एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस था जब तक कि उसने फील्ड में कदम नहीं रखा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्प्लिट किया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ऐसे सेगमेंट को बताना है जिसके अंदर कोई ग्रामर में एरर हो। रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। क्या कह रहे हैं कि रेहान और रोहित अच्छे दोस्त हैं और उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो रेहान एंड रोनित आर, ये भी सही है। गुड फ्रेंड्स एंड, ये भी सही है। इट डोंट मैटर टू देम, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब जो इट है ना, ये क्या है? ये है प्रोनाउन। ठीक है, और ये प्रोनाउन कैसा है? देखिए, एक होता है फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं आई। एक होता है सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं ही। एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, इसमें ये होता है। तो इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि जब भी आपका थर्ड पर्सन है, उसमें आप क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ एस या यस लगता है। ठीक है, तो यहां इट क्या है? थर्ड पर्सन, तो यहां पर डू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? डज आएगा। ठीक है, इट डज नॉट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। ये हमने एक यूट्यूब शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स को देखेंगे तो सेम क्वेश्चन उसमें भी है ये। चलिए, तो क्लियर, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डज नॉट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। रेहान और रोनित अच्छे दोस्त हैं और उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन ज्यादा अमीर है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, जो शब्द दिया है उसका हमें क्या पर्यायवाची ढूंढना है। मॉरल, मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है नैतिक। ठीक है, सिम्फनी क्या होता है? सिम्फनी मतलब होता है जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, तो बहुत जहाँ एक साथ कई लोग कोई चीज बजा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सिम्फनी। ठीक है, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति। ऑनरेबल मतलब होता है माननीय, ऑनरेबल जज। और एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब भी नैतिक ही होता है। ठीक है, तो यानी कि सिनोनिम, मॉरल का सिनोनिम क्या हो गया? एथिकल। ये आंसर हो गया। क्लियर? अब मॉरल और एथिकल में अगर सपोज अंतर भी मालूम होना चाहिए आपको। जब दोनों का मतलब नैतिक होता है तो दोनों में कोई अंतर होता है। मॉरल हम जनरली यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए, एक व्यक्ति के लिए। जैसे इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। इन देयर ओल्ड एज। ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता का, उनकी बुढ़ापे में ध्यान रखूं। तो ये क्या हो गया? एक इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है। और एथिकल क्या होता है? एथिकल जनरली सोसाइटी के लिए होता है। ठीक है, इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस
बाय द कंपनी। किसी कंपनी के लिए ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, और इट इज नॉट एथिकल टू टेक ब्राइब। तो दोनों का मतलब नैतिक ही होता है। इसका मतलब मॉरल का जो सिनोनिम है वो क्या हो गया, एथिकल। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये एक ईडियम दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, करेक्ट मीनिंग बताना है। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल, कबर्ड मतलब होता है अलमारी या कोई चीज रखने की जगह। तो पहला क्या कह रहे हैं, अ पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन, एक ऐसा लोकप्रिय तथ्य जो कि छिपा हुआ नहीं है। अ पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, गुप्त रखे जाने वाला एक तथ्य, लोकप्रिय तथ्य। एन एम्बेरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, एम्बेरेसिंग मतलब होता है शर्मनाक, एक शर्मनाक तथ्य जिसको कि सीक्रेट नहीं रखा जाना है। एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा शर्मनाक या गुप्त रखे जाने वाला तथ्य। तो ए स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब होता है ए फैक्ट विच इज टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा तथ्य जो कि जिसको कि सीक्रेट रखा जाना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एवरी फैमिली, हर परिवार में, एवरी फैमिली हैज अ स्केलेटन इन द कबर्ड, कि हर परिवार में एक छुपाए जाने वाला तथ्य होता है जो वो किसी को नहीं बताते। ठीक, ऐसा कहा जाता है। तो स्केलेटन इन द कबर्ड का ईडियम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा तथ्य जिसको कि छुपाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया फोर्थ। आइए अगला क्वेश्चन। द रेटल स्नैक, क्या कह रहे हैं, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये फिर PQRS आ गया हमारे सामने। स्नेक मतलब होता है सांप, रेटल स्नेक एक तरीके का सांप होता है, ठीक है, जिसकी पूंछ पे, टेल पे उगा होता है कोई चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं रेटल स्नैक। तो क्या कह रहे हैं, द रेटल स्नैक इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकब्सन्स। इट हैज मतलब सा कहीं ना कहीं वो चीज आ चुकी होगी। ऑर्गन्स विच गिव इट अ हाइटेंड, द rattlesnake knows when to lie low because the rattlesnake sense of smell। तो इस PQRS में जो इसके बाद इमीडिएटली जो बात बन रही है वो बन रही है आर से। क्या कह रहे हैं, द रेटल स्नैक, जो रेटल स्नैक होता है, रेटल सांप होता है, वो जानता है व्हेन टू लाई लो। लाई लो का मतलब शांत रहना, ज़्यादा ना बोलना, दबे रहना। रेटल स्नैक नोज व्हेन टू लाई लो, रेटल स्नैक को मालूम होता है कि कब चुपचाप रहे, शांत रहे। बिकॉज, क्योंकि, सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं बन रहा, इसके बाद एस भी नहीं बन रहा है, बिकॉज ऑर्गन्स ये भी नहीं बन रहा, क्यू भी नहीं बन रहा, बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकब्सन्स। तो इसके बाद क्या बन रहा है, आर से शुरू हो रहा है और आर के बाद क्या बन रहा है, पी बन रहा है। ठीक है, बिकॉज द रेटल स्नैक नोज, रेटल स्नैक जानता है कि कब शांत रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकब्सन्स, सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे, ऑर्गन्स नहीं, इसके बाद जैकब्सन्स ऑर्गन्स, उसके पास जैकब्सन्स की विशेषज्ञता है। ठीक है, वो रेटल स्नैक जानता है कि कब उसे शांत रहना है क्योंकि उसके पास जैकब्सन्स की विशेषज्ञता है। जैकब्सन्स ऑर्गन्स, उसके पास जैकब्सन्स के अंग हैं, स्पेशलाइज्ड अंग हैं, विच गिव्स इट, जो कि उसको देते हैं, अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे, जो कि उसको देते हैं
शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार, डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, और स्मेल मतलब होता है गंध, जो उसको शिकार का पता लगाने की गंध का सेंस देते हैं, भावना देते हैं। ठीक है, तो आर के बाद हो गया पी, पी के बाद हो गया क्यू, और क्यू के बाद क्या हो गया लास्ट एस। ठीक है, आर पी क्यू एस। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जो रेटल स्नैक होता है वो जानता है कि कब उसे शांत रहना है, क्योंकि उसके पास एक जैकबसन्स के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि उसको देते हैं एक सेंस ऑफ स्मेल, ऊंची सेंस ऑफ स्मेल देते हैं, जिससे वो शिकार का को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। ठीक है, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस। आर पी क्यू एस कौन सा पहला ही है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका उपयुक्त हमें मीनिंग बताना है। क्या कह रहा है, इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, यद्यपि मार्गरेट ने एक भरपूर भोजन कर लिया था। शी कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ द डिलेक्टेबल पाई, फिर भी वह स्वादिष्ट भोजन के 2 टुकड़े खाने से खुद को रोक नहीं सकी। कुड नॉट रेजिस्ट मतलब रोक नहीं सकी। ठीक है, पाई मतलब होता है टुकड़ा, डिलेक्टेबल मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक, स्टेल मतलब क्या होता है, स्टेल मतलब होता है बासा, जो चीज खराब हो गई हो, बासी। न्यूट्रिशियस मतलब क्या होता है, पौष्टिक। रॉटन मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, खराब। और डिलीशियस मतलब क्या होता है, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, वेरी डिलीशियस फूड, वेरी डिलीशियस मील। तो जो डिलेक्टेबल है उसका एप्रोप्रिएट उपयुक्त अर्थ क्या होगा, डिलीशियस होगा, स्वादिष्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डिलीशियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रही है कि सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसका हमें, ये डायरेक्ट में दिया है और हमें उसका इनडायरेक्ट निकालना है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द चार्लेटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। जो चार्लेटन मतलब होता है कोई धोखेबाज व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति। ठीक है, पाखंडी व्यक्ति, धोखेबाज। कि जो चार्लेटन है, जो धोखेबाज है, वो सेफ मतलब तिजोरी, तिजोरी तोड़ रहा होगा। ठीक, तो इसका हमें डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे टोटल 10 घंटे का क्लास होता है ऑफलाइन में। तो सी सेड टू मी, उसने मुझे बताया कि जो चार्लेटन है, पाखंडी है, तो सी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, शी टोल्ड मी। ठीक, और उसके बाद हमारा ये जो कॉमा है और जो कोटेशन मार्क है ये हट जाएगा। द चार्लेटन विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, द चार्लेटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, द चार्लेटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ठीक है, विल का वुड हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म को, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, पहले ही है, ये विल भी नहीं है, कैन भी नहीं है, इज ब्रेकिंग भी नहीं है, आंसर क्या है, वुड। तो पहला आंसर हो गया इसका। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं गिवन ईडीएम का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ईडीएम क्या है, फ्लाई इनटू पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। ये जो पैशन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, जुनून। और फ्लाई मतलब होता है उड़ना, जुनून में उड़ना। इसका एक्चुअल अर्थ ये होता है कि एकदम से गुस्से में आना। ठीक है,
जैसे एक सेंटेंस है ना, विराट कोहली फ्लाई इनटू अ पैशन, व्हेन ही लूजेस अ मैच, जब वो कोई मैच हारता है विराट कोहली, तो सडनली क्या होता है, एकदम से गुस्से में आ जाता है। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब एकदम से गुस्से में आना, ठीक है। टू बी एग्रेसिव एट समटाइम्स, कभी कभी आक्रामक हो जाना, नहीं। टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, अक्सर ही एग्रेसिव हो जाना, आक्रामक हो जाना, ये भी नहीं। टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम से गुस्से में आ जाना, अचानक, सडनली मतलब अचानक एकदम से गुस्से में आ जाना। टू बी ऑलवेज एंग्री, हमेशा ही क्रोधित रहना। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, विराट कोहली फ्लाई इनटू अ पैशन, एकदम से गुस्से में आ जाता है विराट कोहली जब भी वो कोई मैच हारता है। तो फ्लाई इनटू अ पैशन का आंसर क्या होगा, थर्ड। टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम से या अचानक क्रोधित हो जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक है। शालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, शालू ने एल्बम की नई कॉपीज का ऑर्डर किया है। अब एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या होता है, एक्टिव में जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, कर्ता पे होता है, और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और या फिर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके ऊपर होता है। तो शालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम किसने ऑर्डर करी है, शालू ने, तो सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। और क्या ऑर्डर चीज़ की गई, किसके ऊपर काम हो रहा है, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या, और ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तीसरी चीज़ कि पैसिव वॉइस में बी की वर्ब के फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, क्योंकि कॉपीज हैं, कई सारी हैं, तो हैव आ गया, ठीक। टेंस चेंज नहीं होगा, हैज की जगह हैव आ गया। तो पहला क्या है, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन, ये गलत है। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज़ बीन, गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हैज़ बीन नहीं आएगा। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज़ बीन ऑर्डर, ये भी गलत है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड, ये सही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, पहले फोकस था सब्जेक्ट पे, अब फोकस है ऑब्जेक्ट पे, और हैव बीन क्यों, क्योंकि कॉपीज है तो इसलिए प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। बीन ऑर्डर्ड, अब ये देखिए बी की वर्ब की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि हमारा ये पहला, दूसरा टेंस सेम, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों चीज़ें। तो पहला हो गया फोकस ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, दूसरा ये है कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और तीसरा ये है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है। चलिए आइए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमको उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। गॉड हैज़ क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बींग्स फॉर हिज ग्लोरी, गॉड मतलब परमेश्वर, हैज़ क्लियरली ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, ब्लेस करना। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से आशीर्वाद दिया है ह्यूमन बींग्स को, फॉर हिज ग्लोरी, उसकी महिमा के लिए, ठीक है, अपनी महिमा के लिए। ग्लोरी मतलब होता है महिमा। ईश्वर ने अपनी महिमा के लिए मनुष्य को स्पष्ट रूप से आशीर्वाद दिया है। तो हमें ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम निकालना है। अपॉइंटेड मतलब क्या होता है, अपॉइंटेड मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, तो आशीर्वाद का उल्टा नियुक्त तो बिल्कुल नहीं हुआ। प्रोड्यूस मतलब किसी का उत्पादन करना, ये भी इसका ब्लेस्ड का, आशीर्वाद का एंटोनिम नहीं हुआ। अप्लाइड मतलब लागू करना, ये भी इसका एंटोनिम नहीं हुआ। उसके बाद बचा कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, शापित या श्राप देना। तो अगर कोई किसी चीज को आशीर्वाद दे रहा है तो उसका उल्टा क्या हुआ, उसको श्राप देना या शापित करना, ठीक है।
तो ब्लेस्ड का एंटोनिम क्या हो गया? कर्स्ड, शापित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें ये ऑप्शन चूज करना है जो वन वर्ड, इसको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करे। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है। ठीक, खुद से प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या बताना चाह रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, और ठीक है, तो अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ मीन्स सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो कई सारी भाषा बोल सकते हैं, बहुभाषी। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, जिसको हार से ना जीत से, ठीक है, दुख से ना सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक पर्सन। लुनाटिक मतलब होता है पागल। ठीक, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वही जो कहना चाह रहे हैं, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही या अपने फायदे के बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, और दूसरी बात होती है शो ऑफ करते हैं ऐसे लोग, सिर्फ अपनी ही बढ़ाई करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक, तो अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? नार्सिसिस्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये जो एक्टिव में दिया हुआ है इसका हमको क्या करना है? क्या बोल रहे हैं? पैसिव। तो पहली चीज एक्टिव में ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, उसने अपने फोन पर फिल्म डाउनलोड कर ली है। तो फिल्म किसने डाउनलोड करी? ही पे, तो ही हो गया सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक, और क्या डाउनलोड किया गया? मूवी को, तो जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो यानी कि द मूवी पहले हो गया। सेकंड बात, टेंस का के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नहीं करेंगे। थर्ड बात, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बी जो है एक वर्ब की फॉर्म होती है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। द मूवी, ठीक, अब ये सिंगल एक मूवी की बात हो रही है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, उसके द्वारा मूवी को फोन पे डाउनलोड किया गया है। ठीक, तो द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, पहला। अच्छा चलिए और पढ़ते हैं। द मूवी वॉज डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, वॉज तो आ ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि टेंस में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। द मूवी इज बीन डाउनलोडेड, ये भी गलत है। द मूवी आर बीइंग डाउनलोडेड, बहुत सारी मूवी की बात नहीं हो रही है, एक मूवी की बात हो रही है, तो ये भी गलत। ठीक, तो आंसर क्या हुआ? द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। तो इसमें फोकस किस पे आ गया? मूवी पे, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी, टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरी बात, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देखिए बी की फॉर्म है, इसके साथ डाउनलोड की थर्ड फॉर्म आ गई, डाउनलोडेड, ये भी सही है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी मीट कर रही हैं। द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, उसके द्वारा मूवी को अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर हमारा एक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, एक शब्द दिए हैं उनमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। गिविंग द वरीइंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, इसका मतलब क्या हुआ? गिविंग द वरीइंग इंप्रेशन, ऐसा चिंताजनक आभास देना। इंप्रेशन मतलब आभास देना,
वरिंग मतलब चिंताजनक, गिविंग मतलब देना, दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ गलत होने को है या कुछ बुरा होने वाला है। समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन का मतलब कुछ बुरा होने वाला है। ठीक। डेजोलेट का मतलब क्या होता है? डेजोलेटेड प्लेस बोलते हैं, उजाड़ प्लेस जहां कोई नहीं आता जाता है। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहास्पद। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है अशुभ या अशुभ कारक। एन ओमिनस साइन मतलब एक अशुभ संकेत। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक मतलब होता है धूमिक, धूमिल। ही हैज़ अ वेरी ब्लीक चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शन। उसके इलेक्शन जीतने के बहुत ही धूमिल चांसेस हैं, धूमिल चांसेस है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंप्रेशन दे रहा है, चिंताजनक इंप्रेशन दे रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो क्या होता है? अशुभ ही तो संकेत होता है ना। ठीक है। जैसे पुराने टाइम में कहते थे ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो सड़क पे और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई आपका, तो कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक। तो क्या होता था? एक ओमिनस साइन होता था, एक अशुभ संकेत होता था। ठीक है। ऐसी बातों को नहीं मानना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, ओमिनस, अशुभ कारक संकेत। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन है उसको हमें, उसका अप्रोप्रिएट, उपयुक्त हमें ऑप्शन सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, इन चेंज करना है। द न्यू शॉप that opened last week are hardly sufficient stock of the products that it advertised about. पिछले सप्ताह जो नई दुकान खुली है उसमें उन उत्पादों का बड़ी मुश्किल से स्टॉक है जिसके बारे में उन्होंने विज्ञापन दिया था, that it advertised about. ठीक है। जो नई शॉप लास्ट वीक खुली है उसमें सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, उसमें बड़ी मुश्किल से पर्याप्त स्टॉक है उन प्रोडक्ट्स का जिनके बारे में उसने विज्ञापन दिया था। तो द न्यू शॉप दैट ओपेंड लास्ट वीक आर हार्डली, ये तो गलत लग रहा है ना। हार्डली हैड नॉट, बड़ी मुश्किल से नहीं था। हार्डली इज हैविंग, बड़ी मुश्किल से ही हो रहा है। इज हैड, ये भी नहीं बन रहा। हार्डली हैड सही है। ठीक है। हार्डली हैड का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है। द न्यू शॉप दैट ओपेंड लास्ट वीक हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। बड़ी मुश्किल से ही उसके पास पर्याप्त प्रोडक्ट्स का स्टॉक है जिसके बारे में उसने एडवर्टाइज किया था। ठीक है। तो चलिए, आपके ये 20 क्वेश्चन हुए। ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कि ये जो हम लोग सेट ऑफ ये सॉल्यूशन करा रहे हैं ना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे ही ये सेशन शुरू हुआ करे, आप पहले 1 मिनट के लिए 15 सेकंड के लिए इसको रोक दिया करो, अपने आप हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर अगर आप जब आपने सॉल्व कर लिया या पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर आप देखो कि मेरी कहाँ कहाँ गलती रह गई और सर ने उसको कैसे सॉल्व कराया है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठो। ठीक है। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मैं आपसे नोटबुक लेके क्यों कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ब्लीक का मतलब भी समझा दिया, सस्पिशियस का भी समझा दिया, डेजोलेट का भी समझा दिया, तो आपकी क्या बढ़ रही है? वोकेबलरी बढ़ रही है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में जो आंसर सही, मैं चाहता तो क्या कर सकता था कि आपको बता देता कि इसका मतलब ओमिनस होता है, आगे बढ़ जाता, जैसा कि बाकी लोग करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन मेरा काम ये है कि आपको ये मकसद मेरा केवल आपको ये क्वेश्चन का मतलब बताना नहीं है कि जो बाकी हैं वो क्यों नहीं है, उनका मतलब क्या है। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, एक नोटबुक होगी। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है।
चलिए, तो चलिए आइए, हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ शुरू हो रहा है ये क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलिए, तो क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है ये, एक बार हम क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। चैरियट रेसिंग मतलब होता है, चैरियट मतलब होता है रथ, और रेसिंग मतलब होता है दौड़। तो चैरियट रेसिंग मतलब रथ दौड़। ठीक है, तो जो रोमन्स थे, जो रोम के रहने वाले लोग थे रोमन्स, उन्होंने रथ यात्रा के, रथ की दौड़ के लिए एक डेवलप कर लिया था। क्या डेवलप कर लिया था, क्या विकसित कर लिया था? आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ फिल करना है देखते हैं। टेस्ट मतलब स्वाद, स्पूनफुल मतलब चम्मच भर, ड्रॉप मतलब किसी चीज को गिराना, और माउथफुल मतलब होता है एक बार जब आप खाते हैं ना कोई चीज, तो आपके एक बार जो मुंह में आ जाती है चीज, उस चीज को खाता है, जिसको हिंदी में हम कौर भी बोलते हैं, कि एक कौर खाना खा लिया। तो रोमन्स ने क्या कर लिया था रथ यात्रा, रथ रेसिंग के लिए? टेस्ट डेवलप कर लिया था, स्वाद डेवलप कर लिया था। ठीक है, जैसे कहते हैं ही हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, जब हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब उसको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और उसको म्यूजिक की समझ भी है। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट का मतलब ये है। द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट में डैश इनटू chaos, कंफ्यूजन एंड रॉयट्स। ये कह रहे हैं कि द डैश ऑफ द गेम, उस गेम का ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि कभी कभी इट में डैश इनटू chaos। chaos मतलब होता है जैसे कंफ्यूजन, रॉयट्स मतलब दंगा, कंफ्यूजन मतलब भ्रम, और chaos मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। तो सेकंड में क्या दिया है? कैंपेनर्स। कैंपेनर्स मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करने वाले, प्रचारक। रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स मतलब होता है, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, तो रिफॉर्मर्स मतलब होता है सुधारक। चैंपियंस मतलब होता है किसी चीज में बहुत, जिनमें अच्छी पकड़ होती है, प्रतिभा होती है जिसके अंदर, जिस चीज, जो उस चीज को में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं चैंपियंस। और सपोर्टर बोलते हैं समर्थक को। ठीक है, तो जो ये रथ की रेसिंग है, रथ की दौड़ है, उसके क्या थे? सपोर्टर। गेम के क्या होते हैं? सपोर्टर। ठीक है, ये देखिए गेम लिखा है ना, तो द सपोर्टर ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। जो सपोर्टर हैं गेम के, वो इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, इट में डैश इनटू chaos, कंफ्यूजन एंड रॉयट्स, कि कभी कभी ये रूप ले लेता है अव्यवस्था का, भ्रम का और रॉयट्स का। ठीक है, वो इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो यहाँ डैश में देखते हैं क्या आता है, दैट इट अडाप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को अनुकूल बनाना, अनुकूलन। रीशेप का मतलब होता है किसी चीज़ को आकार देना, पुनः आकार देना। ठीक, ट्रांसफिगर मतलब होता है परिवर्तन, और कन्वर्ट मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, बदलना। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा वो उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कि कभी कभी जो सिचुएशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा? कन्वर्ट, कि सिचुएशन कन्वर्ट हो जाती है अव्यवस्था में, भ्रम में या दंगों में। ठीक है, चलिए, द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस। मतलब वो जगह जिसमें वो रेसिंग, यानी कि रथ की रेसिंग, चैरियट की रेसिंग प्लेस होती है, मतलब जहां वो दौड़ते हैं रथ, उस जगह को कहा जाता है सर्कस। ठीक, तो देखिए फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है स्टेडियम, सर्किट, रूट, रूट मतलब मार्ग, और ट्रैक मतलब कोई पथ। तो जब दर्शक हैं, क्योंकि यहाँ दर्शकों की बात हो रही है ना गेम के, ये देखिए लिखा है द सपोर्टर्स, जो सपोर्टर्स हैं गेम के, तो गेम कहाँ खेला जाता है? गेम खेला जाता है स्टेडियम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेडियम।
ठीक है। तो द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस, तो यहाँ क्या आएगा, तो जो स्टेडियम है जिसके अंदर वो रेसिंग, रथ की रेसिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, उसको सर्कस बोलते हैं। द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम दैट कुड होल्ड अप टू 3,85,000 स्पेक्टेटर्स विच शोज द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट। ये कह रहे हैं कि द डैश वन, वो जो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, वो क्या है, सर्कस मैक्सिमस। वो सर्कस मैक्सिमस है, ये द डैश वन। अब हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं स्टेडियम की, ठीक है। स्टेडियम है जिसमें रथ की रेसिंग होती है, और उनमें जो यहाँ बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। वन वॉज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम, जो सबसे बड़ा है उसमें रोम में, उसका स्टेडियम, उसका नाम है सर्कस मैक्सिमस। दैट कुड होल्ड अप टू 3,85,000, जिसके अंदर 3,85,000 स्पेक्टेटर्स, मतलब होता है दर्शक, जिसके अंदर 3,85,000 दर्शक आ सकते हैं। विच शोज द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट्स मतलब उस खेल की, वो जो रथ की दौड़ है, चैरियट रेसिंग है, उसकी क्या दिखाता है, पॉपुलैरिटी दिखाता है। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है, जो उस खेल की लोकप्रियता को दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है फिफ्थ में आंसर। लार्जर मतलब कोई चीज बड़ी, हाईएस्ट मतलब ऊंची, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। लार्जर में हम जब तुलना करते हैं किसी एक की और किसी दूसरे की तुलना करते हैं तो कहते हैं दिस इज लार्जर देन दिस। हायर में फिर हम जब दो चीज होती हैं ऊंची, उन दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ कहना चाह रहे हैं द लार्जेस्ट वन, जो रोम का लार्जेस्ट स्टेडियम है उसका नाम था सर्कस मैक्सिमस। तो यहाँ क्या आंसर आया, लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। 1 टेस्ट इसका आंसर, सेकंड का आंसर सपोर्टर, थर्ड का आंसर कन्वर्ट, फोर्थ का आंसर स्टेडियम, और फिफ्थ का आंसर लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन के इस PQR इसके क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए, फिर अगली बार हम लोग किसी और क्लास में मिलेंगे। तो चलिए, इस तरीके से हमने आज 1 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 4 का पूरा पेपर सॉल्व किया, टियर 1 का 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे एक क्लास में जिसमें हम इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2022 में, जो SSC CGL के टियर 1 के पेपर हुए हैं, उसमें हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहे, हमने मिल के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।